सुप्रभात प्यारे बच्चों। 12वीं सामान्य हिंदी के कोर्स में निर्धारित जो पाठ है, जिसमें गद्य खंड के अंतर्गत प्रथम पाठ है राष्ट्र का स्वरूप। इसका अध्ययन आज हम करेंगे। इस पाठ को पढ़ने से पहले इस पाठ के जो महत्वपूर्ण तथ्य है उसे हम जान लेते हैं। प्यारे बच्चों, राष्ट्र का स्वरूप नामक यह जो पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। वासुदेव शरण अग्रवाल जी एक बहुत बड़े विद्वान और मान्य पुरातत्ववेत्ता रहे हैं। पुरातत्वविद, जिसे आप जानते हैं, पुरातत्वविद वो होते हैं जैसे ऐतिहासिक चीज़ों की खोज करते हैं, उनका अध्ययन करते हैं, तो जिसे अंग्रेजी में आर्कियोलॉजी विभाग भी कहते हैं। तो एक तरह से ये एक बहुत ही जाने माने पुरातत्वविद रहे हैं या पुरातत्ववेत्ता रहे हैं। भारतीय संस्कृति के श्रेष्ठ अध्येता रहे हैं। अध्येता का मतलब अध्ययन करने वाले, यानी इन्होंने जो है वासुदेव शरण अग्रवाल जी ने भारतीय संस्कृति का बहुत बेहतर ढंग से अध्ययन भी किया है। यह जो पाठ है राष्ट्र का स्वरूप, उनके द्वारा लिखित एक निबंध संग्रह है जिसका नाम है पृथ्वी पुत्र। उसी निबंध संग्रह से यह जो है लेख या ये निबंध लिया गया है। इस पाठ में या इस निबंध में उन्होंने यह बताया है, यह स्पष्ट किया है कि राष्ट्र का राष्ट्र जो है या देश, तो देश या राष्ट्र का निर्माण कैसे होता है या किन चीज़ों से मिलकर के एक सबल, एक सशक्त और एक सुखी राष्ट्र का निर्माण होता है। उन्होंने यह स्पष्ट किया है इस पाठ में कि राष्ट्र के निर्माण के लिए मुख्य रूप से 3 तत्वों का होना अति आवश्यक है। कि राष्ट्र तभी बन सकता है जब एक निश्चित भूभाग हो, भूमि हो। ये पहला तत्व हो गया। दूसरा तत्व है कि उस राष्ट्र पर या उस भूमि पर रहने वाले जो जीव हों, वह कौन हो? मनुष्य हो, मानव हो। और तीसरा तत्व क्या है? वो है मनुष्य की संस्कृति। यानी मान लीजिए कि भूभाग भी है, यानी भूमि है, भूमि पर रहने वाला जो प्राणी है, मुख्य प्राणी, वो मनुष्य है, मानव है, लेकिन बिल्कुल जंगली है, अनपढ़ है, अशिक्षित है, असभ्य है। तो क्या उसके द्वारा एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण हो सकता है? नहीं हो सकता। इसीलिए लेखक ने राष्ट्र के निर्माण के लिए जिन 3 तत्वों की बात की है, उसमें सबसे पहला तत्व है कि भूमि, यानी एक निश्चित भूभाग। फिर दूसरा तत्व है जन, यानी मनुष्य, यानी उस भूभाग पर रहने वाला जो प्राणी हो वो जन हो, मनुष्य हो। और तीसरा तत्व है जन की संस्कृति, यानी मनुष्य भी हो तो कैसा हो? सुसंस्कृत मनुष्य हो, सभ्य हो, शिक्षित हो, ज्ञानवान हो। तभी जाकर कोई राष्ट्र जो है या कोई भूभाग जो है राष्ट्र की संज्ञा पा सकता है। कि जब उस पर रहने वाला प्राणी जन हो, और जन भी कैसा हो? संस्कारवान हो, सुसंस्कृत हो, सभ्य हो, शिक्षित हो, तभी जाकर वह भूभाग राष्ट्र का एक रूप धारण कर सकता है और एक सबल, सशक्त और सुखी राष्ट्र बन सकता है। तो इस तरह से लेखक ने यह बताया है इस पाठ में कि
किसी भी राष्ट्र के निर्माण के लिए भौगोलिक विस्तार के साथ यानी भूभाग के साथ साथ मनुष्य और मनुष्य की संस्कृति होनी जरूरी है, यानी सुसंस्कृत सभ्य मानव का होना जरूरी है। और जब ये तीनों एक साथ मिल जाते हैं, यानी राष्ट्र तभी विकास करता है जब इन तीनों का पारस्परिक सामंजस्य हो। अगर इस पाठ के जो कला पक्ष की बात की जाए, कला पक्ष यानी कि इसमें कैसी भाषा और शैली का प्रयोग किया है लेखक ने, तो इस लेख का या इस निबंध की जो भाषा है वो बड़ी ही सरल है, सुबोध है और हर जगह जो है माने सहजता विद्यमान है, स्पष्टता विद्यमान है। बड़े स्पष्ट शब्दों में लेखक ने समझाया है, गंभीरता भी है। और इसमें लेखक ने कुल मिला के यह बताना चाहा है कि वही राष्ट्र सुखी है या सुखी राष्ट्र के लिए जरूरी है कि राष्ट्र में रहने वाले जन, जैसे जंगल में रहने वाले जो पेड़ पौधे होते हैं, बिल्कुल अविरोधी भाव से विकास करते हैं, आगे बढ़ते हैं एक दूसरे का साथ लेकर के। उसी तरह से राष्ट्र में रहने वाले जन यदि अविरोधी भाव से एक दूसरे का साथ पा करके आगे बढ़ते हैं और सब अपने कर्तव्यों के प्रति, सभी जो जन हैं या राष्ट्र के जो नागरिक हैं, निवासी हैं, कर्तव्यों के प्रति जागरूक रहते हुए, कार्य करते हुए आगे बढ़ते हैं, तो निश्चित तौर पे एक सबल और एक सशक्त राष्ट्र का निर्माण होता है। अब हम इस पाठ के जो महत्वपूर्ण अवतरण है, गद्य अवतरण है, उनका एक एक करके जो है हम अध्ययन करेंगे और उससे संबंधित जिस तरह के प्रश्न बनते हैं उन प्रश्नों का भी अध्ययन करेंगे। वो सारी चीज़ें हम अगले वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।